साथियों, आज हम जो है आपको समाज के वर्गीय विश्लेषण के बारे में बताएंगे कि समाज दो वर्गों में कैसे विभाजित हुआ। इतिहास बताता है, जैसा हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास का जो पहला चैप्टर है वो है आदिम मनुष्य। आदिम मनुष्य जो था वो प्रकृति प्रदत्त कंदमूल फल आदि खा करके जिंदा रहता था। कंदमूल फल खा के जिंदा रहता था, लेकिन उस समय का जो मनुष्य था, आदिम मनुष्य, उसके पास यह ज्ञान नहीं था कि अगर पेड़ पर फल है तो डंडा उठा करके वो मार करके फल तोड़ सके। यानी डंडा उठाने के ज्ञान उसके पास नहीं था, औजार विकसित नहीं हुआ था। वह भोजन पैदा भी नहीं कर सकता था। जैसे पशु है, भोजन पैदा नहीं कर सकता है। अगर पशु को यहाँ पानी मिलेगा तो रहेगा, अगर यहाँ पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? या तो मर जाए या तो पलायन कर जाए। ठीक उसी तरीके से मनुष्य भी था। पहले वो भोजन का उत्पादन नहीं कर सकता था। जब भोजन का उत्पादन करने का ज्ञान उसे नहीं था तो उसका जीवन भी क्या था? पशुवत था, पशु की तरह उसका जीवन था। तो कैसे उसे ज्ञान हुआ भोजन का निर्माण करने का? तो जिन पेड़ पौधों पर वो रहता था मनुष्य, जिन गुफाओं कंदराओं में रहता था, और उसके इर्द गिर्द जो भी मौजूद थे चीज़ें, उन्हीं से उसने सीखा। पत्थर का प्रयोग करते करते पत्थर के औजार बनाना सीखा। लकड़ी का प्रयोग करते करते लकड़ी का औजार बनाना सीख लिया। और हिंसक जानवरों को मारकर खाते खाते उसके जो है हड्डियों का औजार बनाना सीखा। और पशुओं को खाते खाते वो पशुओं को पालना सीख लिया। पालने का ज्ञान भी उसे पशुओं के खाने से हुआ। तो इस तरीके से आदमी एक स्टेप आगे बढ़ा और औजार से परिचित हुआ। तो आदिम जो मनुष्य था, आदिम मनुष्य चूँकि औजार से उत्पादन नहीं कर सकता था, भोजन का उत्पादन करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसके पास निजी संपत्ति का कोई ज्ञान नहीं था। निजी संपत्ति तब विकसित हुई जब तीर धनुष का विकास हुआ। और निजी तीर धनुष के विकास के पहले आदमी सामूहिक जीवन व्यतीत करता था। पेड़ पर फल है तो उतना ही फल तोड़ता था जितना कि उसको जरूरत होती थी, उतना खा लेता था। जमीन पर कोई चीज़ है तो उसको उतना ही लेता था जितना कि वो खा सकता था, यानी संग्रह नहीं करता था। संग्रह करने का ज्ञान उसे नहीं था। तो आदिम मनुष्य, आदिम युग में निजी संपत्ति नहीं थी। निजी संपत्ति के हमारा निजी मकान, निजी जमीन, निजी पेड़, निजी पशु, निजी घर द्वार, ये सब नहीं था। जब निजी संपत्ति नहीं थी तो आदमी के बीच में कोई लड़ाई नहीं थी, किसी प्रकार की लड़ाई नहीं थी। तो सभी लोग जो है न कोई किसी से जलता था, न कोई सुखी था, न कोई दुखी था। पेट भरा तो सबका भरा, नहीं भरा तो नहीं भरा, किसी का नहीं भरा। आदमी में कोई बैर नहीं था। तो निजी संपत्ति कैसे पैदा हुई? निजी संपत्ति जब पैदा हुई जब आदमी तीर धनुष बना लिया, तीर धनुष का उसे ज्ञान हो गया। तो पहले सामूहिक रूप से शिकार करते थे, तो मिल के जब शिकार करते थे, आप लोग देखते होंगे गांव में लोग शिकार करते हैं, जंगलों में लोग शिकार करते हैं, तो 20 आदमी मिल करके इकट्ठा होकर 20-25 लोग जो है चारों तरफ से घेर करके तब जानवर को मारते हैं। तो 20 आदमी मिल करके घेर के जब किसी जानवर को मारेंगे तो सबका बराबर का हिस्सा होगा कि नहीं होगा? मिल के काम किए तो मिल सबका बराबर बांटेगा, बराबर। तो उसमें कोई लड़ाई नहीं। सामूहिक उत्पादन, सामूहिक खाना, कोई लड़ाई नहीं। लेकिन अगर वही आदमी 20 की जगह एक आदमी बंदूक से शिकार कर ले तो 20 आदमी को हिस्सा देगा क्या? नहीं देगा। तब उसका निजी हो गया। औजार से अकेले जब शिकार करने में सक्षम हो गया तब उसका निजी का मामला पैदा हुआ।
तो निजी संपत्ति तब पैदा हुई जब औजार विकसित हुआ। तो औजार से निजी संपत्ति आई, और जब निजी संपत्ति आई तो निजी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए होड़ मच गई। निजी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए होड़ मच गई। निजी जमीन, निजी पशु, निजी घर द्वार, निजी अपना जो पेड़ पालो, सब कुछ निजी। तो 20 आदमी मिल करके जब शिकार कर रहे हैं तो सबका सामूहिक हो गया और सभी को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, कोई कम ज्यादा का सवाल नहीं है। लेकिन एक आदमी तीर धनुष से अकेले किसी का शिकार कर लिया तो सब क्या किसी को हिस्सा बांटेगा? वो नहीं बांटेगा, तो उसका निजी का। तो तीर धनुष के विकास से निजी संपत्ति का विकास हुआ। तो निजी संपत्ति जब पैदा हुई तो निजी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए होड़, तो औजारों के विकास से निजी संपत्ति पर कब्जा करने की होड़ मच गई। तो अब निजी संपत्ति की कब्जा करने की जब होड़ मच गई, उत्पादन के साधनों पर कब्जा करने की होड़ मच गई, जंगल जमीन पर कब्जा करने की होड़ मच गई, तो आदमी में युद्ध शुरू हो गया। जब निजी संपत्ति पैदा हो रही है तो दो वर्ग बन जा रहा है, एक संपत्तिवान वर्ग, एक संपत्ति विहीन वर्ग। और जब दो वर्ग बन गया तो हमेशा दो वर्ग बनेगा तो संपत्तिवान की जो विचारधारा है, जो सोच है, वो अलग होगी, और जो संपत्ति विहीन है उसकी विचारधारा अलग होगी। दोनों की सोच और समझ एकदम विपरीत होगी एक दूसरे को। हमेशा संपत्तिवान जो है संपत्ति विहीन का शोषण करने की कोशिश करेगा, और जो संपत्ति विहीन है हमेशा संपत्तिवान से शोषण से मुक्ति चाहेगा। तो ये जो परस्पर दो विरोधी वर्ग बन गए, वर्ग का निर्माण जो है निजी संपत्ति से पैदा हुआ, और निजी संपत्ति से जब वर्ग का निर्माण हो रहा है तो एक जो है कोठी वाला आज के डेट में, एक झोपड़ी वाला, दोनों की विचारधारा एक नहीं हो सकती। जो महल में रह रहा है उसकी सोच समझ अलग, जो झोपड़ी में रह रहा है उसकी सोच समझ अलग, जो शासन सत्ता में बैठा हुआ उसकी सोच समझ अलग, जो शासित है उसकी सोच समझ अलग। इस तरीके से संपत्ति के कारण समाज परस्पर दो विरोधी वर्गों में बंट गया। इसलिए आज के समय में भी समाज दो वर्गों में बंटा हुआ है। मुट्ठी भर लोग संपत्तिवान लोग हैं, धन धरती के मालिक हैं, और बहुत बड़ी आबादी संपत्ति विहीन है, जो लाचार और बेबस है, जिसके सामने कोई जीने का कोई रास्ता नहीं। सारी संघर्ष, सारी लड़ाई निजी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए है। न कोई जात की लड़ाई है, न कोई धर्म की लड़ाई है, न कोई क्षेत्र की लड़ाई है। सारी समस्या की जड़ भौतिक संसाधनों पर कब्जा करने। संपत्तिवान वर्ग ये कभी नहीं चाहता है कि इस दुनिया में, इस समाज में गैर बराबरी खत्म हो, क्योंकि उसका जीवन का सुख गैर बराबरी पर निर्भर है। वो जानता है कि जब तक निर्धन, गरीब, मजबूर लोग रहेंगे तब तक उनके श्रम का हम शोषण करेंगे, तब तक शोषण करेंगे। इसलिए आज के समय में देश में दो परस्पर विरोधी विचार है। तो परस्पर विरोधी विचार है तो दोनों के हित भी अलग अलग हैं, और जब दोनों के हित अलग अलग हैं तो दोनों का राजनीतिक प्लेटफॉर्म एक हो ही नहीं सकता है। इस देश में लोग कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष, पक्ष विपक्ष मतलब दो ही पक्ष है, दो पक्ष मात्र है, वो 20 पक्ष नहीं होता है। एक पक्ष वह जो निजी संपत्ति की व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, एक वह पक्ष जो चाहता है कि निजी मालिकाना कायम रहे, जो यह चाहता है कि खान खदान, कल कारखाना, भौतिक संसाधनों पर हम उस पर कुंडली मार के बैठे रहें। एक वही लोग इस देश को चला रहे हैं। दूसरे वह लोग हैं जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। श्रम कौन करता है, मेहनत कौन करता है? जिसके पास संसाधन नहीं होता है। भौतिक संसाधन जिसके पास नहीं रहेगा वो श्रम करेगा, श्रम बेच करके जिंदा रहेगा। श्रम बेचने के लिए जरूरी है कि आदमी संपत्ति विहीन हो।
और श्रमिक अगर श्रम न बेचे तो जिंदा ही नहीं रह सकता, उसका भोजन की पूर्ति नहीं हो सकती, उसका रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए यह बात फाइनल हो गई कि परस्पर विरोधी विचारधारा जो देश में है ये भौतिक संसाधनों के कारण है, और समाज में सामाजिक समरसता तब तक कायम नहीं हो सकती है जब तक निजी संपत्ति का खात्मा नहीं होगा। सामाजिक समरसता, आदमी आदमी में प्रेम भाव का कारण यह है, प्रेम भाव खत्म होने का कारण निजी संपत्ति है, और प्रेम भाव पैदा करने का कारण बनेगा क्या? निजी संपत्ति का खात्मा। जब कोई गरीब कोई अमीर रहेगा ही नहीं, सभी लोग समान होंगे और संपत्ति सामूहिक होगी। ऐसे आदिम युग में सामूहिक संपत्ति थी, तब कोई आदमी आदमी में बैर नहीं था। उसी तरीके से ये पहला चरण है कि निजी कल कारखानों का सामूहिककरण किया जाए, राजकीकरण किया जाए। जितने भौतिक संसाधन है, जिससे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट की होनी चाहिए। निजी अस्पताल नहीं होनी चाहिए, निजी शिक्षण संस्थान नहीं होनी चाहिए, निजी ये जो चीजें हैं ये जो नहीं होना चाहिए। तो भौतिक संसाधन जो बड़े पैमाने पर कुंडली मार के बैठे हैं, छोटे पैमाने की बात नहीं है। एक आदमी 10 बिस्वा का मालिक है, 2-4 बीघे का मालिक है, वो अपने खेत में श्रम करता है और अनाज पैदा करता है और खाता है। वह शोषक नहीं है। यह निजी संपत्ति नुकसानदेह नहीं है। निजी संपत्ति वह नुकसानदेह है जो दूसरे के श्रम के शोषण करे, वह निजी संपत्ति। से टाटा बिरला है, ये दूसरे का श्रम का शोषण करते हैं। बड़े बड़े खान खदान के मालिक हैं, यह लोग दूसरे का श्रम का शोषण करते हैं। ऐसी निजी संपत्ति, ऐसे निजी कल कारखाने शोषण के जरिया है। इसका खात्मा किए बगैर आदमी के बीच जो वैमनस्य है, जो लड़ाई है, जो एक कोई बहुत पीड़ित है, कोई दुखी है, रात दिन चिंतन कर रहा है कि मैं कैसे जीऊं, और एक आदमी जो है वो इस तिकड़म में लगा है कि कैसे लोगों को फंसा के रखें, कैसे लोगों का शोषण करें। इसलिए साथियों, वर्ग विरोधी विचारधारा का मूल कारण है निजी संपत्ति, चोरी, डकैती, छिनैती, लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, डकैती, सारी फसाद की जड़ निजी संपत्ति है। और हम लोग चाहते हैं कि इसका खात्मा हो और एक मानव द्वारा मानव के शोषण का अंत हो। और अंत करने के लिए इस गरीब शोषित पीड़ित को संगठित होकर के लड़ना होगा। जात, बिरादरी, धर्म के आधार पर जब तक ये शोषित पीड़ित गरीब वर्ग लड़ेगा आपस में, तब तक इसका कल्याण होने वाला नहीं है। ये सभी जितने जात के नाम पर पार्टियां चला रहे हैं, जात के नाम पर संगठन चला रहे हैं, और धर्म के नाम पर संगठन चला रहे हैं, क्षेत्र के नाम पर संगठन चला रहे हैं, इनका मात्र एक मकसद है कि गरीबों को आपस में लड़ा के ताकि वह धन धरती के लिए न लड़ सके, अपने रोटी के लिए न लड़ सके। जब आदमी धर्म के लिए लड़ेगा, जात से लड़ेगा, तो रोटी का सवाल पीछे हो जाएगा। यह पूंजीपतियों की, अमीरों की, शासक वर्गों की साजिश है, जिसका हम लोग खात्मा चाहते हैं और अपील करते हैं कि शोषित पीड़ित वर्ग इन बातों को गंभीरता से ले और जात, बिरादरी, धर्म और क्षेत्र, मजहब की लड़ाई से ऊपर उठ करके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करने के लिए एकजुट हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर ध्यान देंगे। नमस्कार।